नमस्कार दोस्तों, इंडियन लॉ रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फैमिली कोर्ट के ये धोखे खुद पैरवी करने वाले व नए वकीलों के साथ होते हैं और ये वही धोखे हैं जो हमें लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। सच को परेशान करने के लिए फैमिली कोर्ट में नए नए तरीके के धोखे किए जाते हैं और जिनके पास अनुभव नहीं है वह इन्हीं सब धोखों से सीखते हैं, अनुभवी बनते हैं। और ये धोखे फैमिली कोर्ट में नहीं, हर जगह हर किसी प्रकार के कोर्ट में होते हैं और धीरे धीरे यही धोखे सीख सीख के उन्हीं से अनुभव और उन्हीं से हमें काफ़ी कुछ स्टडी करने के बाद हम एक मजबूत वकील के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने हमारे इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको अवश्य देखिएगा। वकील केस कैसे लड़ते हैं और अपना मामला खुद कैसे लड़ें, यह इस वीडियो का चौथा भाग है और 3 भाग हम पहले ही बना चुके हैं जिनको आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि यह एक क्रमशः अध्ययन है। आप किसी सिंगल वीडियो को देखकर यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई भी मामला आप एक सिंगल वीडियो से सीख सकते हो और उसे लड़ सकते हो। इसलिए आपसे निवेदन यही है कि आप इनको पूरा देखें और जो क्रमशः जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं इनको आप लगातार देखते रहें। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको निडर और साहसी आत्मविश्वासी होना ज़रूरी है फैमिली कोर्ट के इन धोखों का सामना करने के लिए। फैमिली कोर्ट में कोई भी केस खुद पैरवी करते समय अपनी इंद्रियां खुली रखें, यानी आपको सजग रहने की ज़रूरत है। चारों साइड आपको सोचना ज़रूरी है। अपने किए हुए कार्य पर खुद का विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका खुद के कार्य पर विश्वास नहीं है तो आप दूसरों के लिए या खुद के लिए लड़ नहीं सकते। इसलिए खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। आपको अपने खुद के कार्य पर विश्वास होना ज़रूरी है। यदि फैमिली कोर्ट में खुद अपने मामले की पैरवी करना चाहते हो तो आपको अध्ययन करने और खुद विश्लेषण करने और तर्क करने की क्षमता विकसित करनी होगी। खुद को धैर्यवान, अनुशासित रखें और प्रत्येक क्षण कुछ नया सीखते रहें। दोस्तों, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, पृष्ठभूमि के रूप में यदि हम देखते हैं तो आपके साथ यह धोखे तब होते हैं जब आप खुद आलसी हो या आप खुद सजग नहीं हो, सावधान नहीं हो। आपका अति ईमानदार या परिस्थिति को भांपने में असमर्थ होना भी इसकी पृष्ठभूमि है। आपके साथ ये धोखा हो सकता है। सीमित कानूनी ज्ञान होना और घबराना। यदि आपके पास सीमित कानूनी ज्ञान है या फिर आप खुद घबराते हो, आपने कई बार देखा होगा लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है लेकिन वो कभी घबराते नहीं हैं। तो आपको कानूनी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। घबराहट होती है लेकिन कम से कम जो भी आपका मिनिमम लेवल होता है आपको यह घबराहट उस लेवल से भी नीचे लेके आनी है। नियमित रूप से आपको कोर्ट में उपस्थित होना है, चाहे आपका काम हो चाहे ना हो, लेकिन आपको कोर्ट में उपस्थित रहना ही है। आप उसको विजिट करते रहें, उपस्थित होते रहें। प्राय ये देखा जाता है कि यदि कोर्ट के रीडर से झगड़ा होता है तो वह आपके साथ इस प्रकार के धोखे अंजाम देता है और रीडर खुद आपसे दुश्मनी पाल लेता है। जज का अति महिलावादी होना। यदि कोर्ट का जज खुद ही महिलावादी है तो वह पुरुष का सपोर्ट नहीं करता है। प्राय देखा गया है कि फैमिली कोर्ट के जितने भी जज हैं वो खुद छेद पूजक ही मिलते हैं। ज़्यादातर जज तो ऐसे भी बैठे हैं जिनकी खुद की बेटी का तलाक का केस चल रहा है तो उसको सारे पुरुष दोषी नज़र आते हैं, वो सबको अपराधी की नज़र से देखता है। तो जज का अति महिलावादी होना भी किसी भी पुरुष के साथ में इस प्रकार के धोखों का कारण बन सकता है। प्रतिपक्ष वकील का सीनियर या अनुभवी होना। यदि कोई वकील आपसे सीनियर है, बेशक होंगे ही, और यदि वो अनुभवी है तो वो भी इस प्रकार के धोखे अंजाम देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कानून में कौन से रास्ते से कहां धोखा किया जा सकता है। प्रतिपक्ष वकील का जुगाड़ या किसी कोर्ट के कर्मचारी से जान पहचान होना। यदि सामने वाले वकील का कोई जुगाड़ है, कोर्ट में कोई रिश्तेदार है, जान पहचान का कर्मचारी है, जैसे ऊपर के पॉइंट नंबर जो 5 में जो हमने लिखा है कि रीडर से झगड़ा होना, उसी का ये कनेक्टेड पॉइंट है। रीडर से झगड़ा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन यदि कोई जान पहचान का भी है तो वह भी आपको इस प्रकार का नुकसान दे सकता है।
यदि आप फैमिली कोर्ट में किसी भी प्रकार का मैटर यदि खुद पैरवी करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं तो आपको इन धोखों को अच्छे से समझना है जो आपके साथ कभी भी हो सकते हैं। सबसे पहला, तारीख नहीं होना। जिस दिन आपकी बहस होगी या कुछ भी इम्पोर्टेंट काम होगा, कोई डिसीजन ऐसा या जज का अच्छा मूड होगा, तो जो वहाँ रीडर बैठा है वह रीडर महोदय आपको यह कह देंगे कि आज तो आपकी तारीख ही नहीं है, आप थोड़ी देर बाद में आओ, आपकी फाइल नहीं है, आपको थोड़ी देर बाद में हम बताते हैं, अभी तो बहुत भीड़ है। तो दोस्तों, आपको सावधान होने की ज़रूरत है। किसी की भी बातों पर आप भरोसा ऐसे ही ना करें। जब तक आपको आपकी फाइल नहीं मिलती है तब तक आपको वहाँ से जाना नहीं है। यदि आपको रीडर पे थोड़ा बहुत, ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, यदि रीडर अच्छा है तो सपोर्ट कीजिए, लेकिन यदि आपके साथ वो पहले भी आपको यदि शक है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो आप कॉज लिस्ट में देखकर उनसे कहिए कि ये फाइल है, आज मेरा नाम है और मैं इसीलिए आया हूँ, पिछली बार मुझे ये तारीख दी गई थी और आज की तारीख उस फाइल पर डली हुई है। सामान्यतः देखा जाता है कि फाइलें आ जाती है। तारीख सुनवाई का हेरफेर। यदि पिछली तारीख सुनवाई और अगली तारीख सुनवाई के बीच में कोई और तारीख डालकर आपको अनुपस्थित बता दिया जाता है, चोरी छिपे बीच में कोई प्रार्थना पत्र दे दिया जाता है जिसकी कॉपी आपको नहीं दी जाती है, यह भी एक प्रकार का धोखा होता है। और जो अनुपस्थिति बताते हैं तो वहां पर आपका हो सकता है कि एक पक्षीय कार्रवाई को शुरू कर दिया गया हो या फिर सिर्फ आपका पक्ष बंद कर दिया गया हो। तो तारीख सुनवाइयों का हेरफेर बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक पक्षीय कार्यवाही। दोस्तों, जो हमने ये ऊपर जो आपको 2 नंबर वाला जो पॉइंट बताया था, तारीख सुनवाई का हेरफेर, इसमें आपको अनुपस्थित बता दिया जाता है तो इसी के फलस्वरूप एक पक्षीय कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है और जज से साइन ले लिए जाते हैं। दोस्तों, ये जो एक पक्षीय कार्रवाई है, यहाँ पे जज आपकी सुनता ही नहीं है और यह कार्रवाई आपके कानूनी ज्ञान को जानने की एक आजमाइश होती है। जज खुद भी देखना चाहता है कि इसने आगे की कितनी तैयारी कर रखी है। आपके सामने प्रतिपक्ष के अधिवक्ता सीनियर है तो आपके साथ ये धोखा होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको इस प्रकार से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दस्तावेज प्रतिलिपि देना व प्राप्ति हस्ताक्षर साइन न करना। जब आप कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में देते हैं, बीच में जो कहते हैं इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस आती रहती है बहुत सारी, मतलब आपने कोई भी प्रार्थना पत्र बीच में दे दिया तो इनको बोलते हैं, ये दस्तावेज लगते रहते हैं, चाहे सामने वाला वकील लगाए चाहे आप यदि लगाते हो तो सामने वाला वकील कॉपी तो ले लेगा लेकिन रिसीव पे साइन नहीं करेगा वो। तो आपको उस समय सावधान होने की ज़रूरत है। जैसे प्राय देखा जाता है कि आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया, सामने वाले वकील ने ले लिया, लेने के बाद में वो जज से डायरेक्ट बात करने लग जाता है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि इसके ऊपर अभी तक इन्होंने साइन नहीं किए हैं। यदि वो साइन नहीं करते हैं तो आपको याद दिलाना है कि सर साइन कर दीजिए। यदि साइन नहीं करते हैं तो आपको वह प्रतिलिपि नहीं देनी है, फाइल में डाल के आप रीडर महोदय को दे सकते हैं जो कि जज के सामने रखी जाएगी। इसलिए आपको इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। कई बार ये लोग दस्तावेज लेकर चले जाते हैं, बाद में जब बहस का समय होता है तब वो कहते हैं हमें तो कॉपी मिली नहीं है। यदि कॉपी मिली है तो आप हमें रिसिप्ट दिखा दीजिए, और वो रिसिप्ट यदि साइन नहीं है तो वहाँ पे आपका जो प्रभाव है वो बुरा और खराब होता है। अधिवक्ता प्रतिपक्ष का जल्दबाजी व भीड़ में आकर पेश होना। प्राय यह देखा गया है कि जब जज अच्छे मूड में होता है या फिर फैसला आपके फेवर में होने वाला होता है तो वह अधिवक्ता महोदय बहुत सीनियर होते हैं, तो वो आकर के भीड़ में जल्दबाजी दिखाते हुए घुसते हैं और अपना फाइल लेकर के उसको पढ़ते हुए कुछ भी करके वो तुरंत ही साइन करके निकलने की कोशिश करते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है कि यदि वो जल्दबाजी या भीड़ में हैं तो आप जल्दबाजी या भीड़ में उनसे बहस न करें, उनसे किसी भी प्रकार का जो बहसबाजी अनावश्यक आपको नहीं करनी है, और ये हमेशा मामले को बिगाड़ने का एक तरीका होता है। इनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके प्रत्येक प्रार्थना पत्र को कानूनी बिंदु पर अमान्य बताना। फैमिली कोर्ट का सबसे बड़ा धोखा यही है कि आप कोई भी प्रार्थना पत्र देंगे तो सामने वाले जो अधिवक्ता है वो ये कहेंगे ये तो कानूनी रूप से लागू ही नहीं है, ये प्रार्थना पत्र इस केस में लगता ही नहीं है, पेश ही नहीं होना चाहिए था, इन्होंने कैसे पेश कर दिया, इनको तो पता ही नहीं है, ये तो खुद अपना मामला लड़ते हैं, इनकी तो प्रैक्टिस ही नहीं हुई है इतनी। तो यह सब आपको हतोत्साहित करने का एक प्रयास होता है। आपकी यदि तैयारी पूरी है, आप उस कानूनी बिंदु पर अपनी तैयारी करके गए हो, तो आपको
आपका जो भी प्रार्थना पत्र है वो कोर्ट में पेश हो जाएगा, आपका इंप्रेशन खराब नहीं पड़ेगा। वैसे अनावश्यक बहस नहीं करनी है। इस प्रकार से यदि कोई भी बिंदु आता है तो आपको क्या करना है वो हम आगे बताएंगे। आपको हर बात पर मामले में नीचा दिखाने की कोशिश करना। कभी भी बहसबाजी होती है तो आपको मामले में नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो इस बिंदु पर हो कि इनको पता नहीं है, मेरे पास रूलिंग है। ये अधिवक्ता जो सीनियर होते हैं वो काफ़ी तौर पर, क्योंकि वो जूनियर से बहस नहीं करना चाहते, या जो अपना मामला खुद पैरवी करना चाहते हैं उनसे वो बहस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम अधिवक्ता है तो हम इनसे बहस नहीं करेंगे। ये हो सकता है उनका अपना एक रुतबा हो, लेकिन हमें, यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें संविधान ने हक दिया है, हम अपना केस खुद लड़ सकते हैं। इसलिए इस नीचा दिखाने वाली जितनी भी कोशिश होती है इस पे आप शांत रहें। जहाँ पे आवश्यकता पड़े आपको पंच मारना है, वो पंच ऐसा होना चाहिए कि उनको भी जवाब मिल जाए और जज साहब भी समझ जाए। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। जज के सामने आपकी आलोचना करना, ये आलोचना इस प्रकार की होती है कि पिछली तारीख पे आप नहीं आए थे, आप प्रार्थना पत्र पढ़ते नहीं हो, आप ऑर्डर शीट पढ़ते नहीं हो, जज साहब ने पिछली बार क्या बोला था आपने वो ध्यान नहीं दिया, आप हस्ताक्षर करके नहीं जाते हो, आप फाइल को घंटों तक पढ़ते रहते हो, जब आपको नहीं समझ में आता है तो आप वकील क्यों नहीं कर लेते। इस प्रकार की आलोचना जज के सामने की जाती है। तो आपको शांत रहना है, ज़्यादा जवाब नहीं देना है। आपको इतना ही कहना है, साहब मैं सीख रहा हूँ और मुझे लगता है कि वकील साहब भी इसी प्रोसेस से गुजरे होंगे, हर कोई सीखता है, मुझे मेरे ही केस में सीखने को मिल रहा है तो इसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। बाकी सर आप हैं, जो हूँ मैं आपके सामने हूँ। जज से आप खुला बोल दीजिए कि आप नए हैं, आप सीख रहे हो, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इसमें कोई आलोचना नहीं है, इसको एक तरीके से सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन अपना जो केस है उसको देखते हुए आपको इसका जो एक प्रतिरोध होता है, जो अपना जो विरोध होता है वो आपको दर्ज करवाना ही चाहिए। अंतिम मौका का धोखा। दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ये जो धोखे होते हैं एक पक्षीय कार्यवाही वाले, ये तब होते हैं जब आपको कोई अंतिम मौका दिया गया हो। जैसे आपके सामने कोई भी ऐसा केस है जिसमें आपको अंतिम मौका दिया गया था कि आपको जवाब पेश करना है, लेकिन आप जवाब पेश नहीं कर पाए या फिर आपको देरी हो गई, तो सामने वाले जो भी वकील हैं वो इस बात का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि आपका वो जो अंतिम मौका है वो ख़त्म हो गया, अब आप जवाब पेश नहीं कर सकते, अब एक पक्षीय कार्रवाई आपके खिलाफ अमल में लाई जा चुकी है। तो दोस्तों आपको इसमें सावधान होने की ज़रूरत है। जब भी अंतिम मौका आपको दिया जाता है तो उस समय आपको जवाब पेश कर देना चाहिए, चाहे कोई भी प्रार्थना पत्र हो, तो ये आपके फेवर में जाता है। इन धोखों का क्या परिणाम होता है? एक पक्षीय कार्यवाही होती है, जब आपको अंतिम मौका मिल जाता है उसके बाद भी आप यदि जवाब नहीं देते हैं तो एक पक्षीय कार्यवाही व आदेश पारित होते हैं, जज आपकी कुछ सुनता नहीं है। ये सब कार्रवाई आपको परेशान तो कर सकती है, लेकिन ये कार्रवाई आपको जो सिखाती है वह आमतौर पर देखा गया है कि अधिवक्ता 10 या 12 साल की प्रैक्टिस के बाद में सीखते हैं। इसलिए इन कार्रवाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सावधानियाँ क्या रखनी है? तो आपको सावधानियाँ, आपका मेहनती व अध्ययन करने का आदी होना आवश्यक है। यदि आप बेरोजगार हैं और आर्थिक रूप से कानूनी लड़ाई लड़ने में असक्षम हैं तो अपने मामले की खुद पैरवी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपके लिए करियर का एक ऑप्शन भी हो सकता है। आप खुद जो लॉ ग्रेजुएट है वो डिग्री हासिल करके खुद इस मामले में कूद पड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने मामले से जुड़े अन्य मामलों पर भी नियमित नज़र रखें। यदि आपको लगता है कि आपके मामले से जुड़ा कोई अन्य मामला है तो आप उस पे ऊपर नज़र रखें, उसमें जो भी हो रहा है उसकी तुलना अपने केस से करते रहें। आपको क्या सावधानियां रखनी है, आपको उसी से सीखने को मिल जाएगा। बहुत मौके आते हैं जहाँ आप सीख सकते हो। नियमित रूप से कोर्ट विजिट करते रहें, मामलों पर पैनी नज़र रखें। चाहे आपका काम हो या ना हो, लेकिन आपको कोर्ट में विजिट करना है। जज के सामने आपका चेहरा एक बार आना चाहिए, चाहे एक सप्ताह में 2 दिन ही आए, लेकिन आपका आना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा मिलता है और जज की नज़र में भी वो चेहरा घूमता रहता है, तो आपकी पहचान भी बढ़ती है। और सबसे मुख्य, सीनियर अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में जज के सामने अदालती कार्यवाही में हिस्सा बनकर अपनी कूटनीतिक क्षमता विकसित करें। यदि जिस जज की अदालत में आपका फैसला
या होने वाला हो या कोई भी मामला चल रहा हो, तो वहाँ पे जितने भी सीनियर अधिवक्ता कभी भी कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आप उनके पीछे पीछे अंदर जाइए, उनकी जो बहस होती है, उनकी जो कार्रवाई होती है उनको आप देखिए, और बहसबाजी वगैरह कुछ भी होती है मामले में तो आप उसमें अपनी जो उनकी जो तर्क शक्ति है उसका आप अंदाज़ा लगाकर आप खुद अपनी कूटनीतिक क्षमता जो भी आपकी होती है उसका आप विकास कीजिए। इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। कई लोग ऐसा करते हैं, हाई कोर्ट की बहस में भाग लेते हैं, उनका खुद का कोई केस नहीं है, लेकिन वो सीखने के नज़रिए से जाते हैं कि वहाँ पे बहस में क्या जज सवाल पूछते हैं, क्या पार्टी तर्क वितर्क करती है, ये सब सीखने को मिलता है। तो आप सीनियर अधिवक्ताओं के साथ जाएंगे तो आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा कि यह सीखने के लिए तैयार है, बंदा आगे बढ़ रहा है। तो जज भी आने वाले टाइम में आपके सामने विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वो विषम परिस्थितियाँ आपको मजबूत करने के लिए होती है, आपको सीखने की ओर अग्रसर करती है। प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने और उसे नोट करने की आदत डालें। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप हमेशा ये टारगेट रखें कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, चाहे वो कहीं से भी हो। और जो भी आप नया सीखते हो, कहीं पे भी कोई पॉइंट यदि आपके सामने आता है तो उसे ज़रूर एक छोटी सी डायरी रखें, उसमें नोट करें। डायरी लिखने की आदत डाल लें। आप यदि डायरी नहीं लिखते हैं दैनिक क्रियाकलाप से संबंधित, तो आप उसको ज़रूर लिखना शुरू कर देना चाहिए, आपको उसकी आदत होनी चाहिए। कोर्ट में पैरवी के दौरान अपने हक के लिए लड़ना आपका कर्तव्य है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। कोई आपको गलत कह भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप गलत हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने लिए लड़ना है, इस बात में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कोर्ट में पैरवी के दौरान अपने आप को उत्साहित रखें व डरे नहीं, आपको कभी डरना नहीं है, अपने आप को एकदम जोश में रखना है, तभी आपके काम सफल होंगे। ये बातें बताने की नहीं होती है, खुद में सोचने वाली बात है। न्याय के लिए नहीं, अपने लिए लड़ें, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि महिलाएं पीड़ित हैं, महिलाएं दुखी हैं, महिलाएं ऐसी है, महिलाएं वैसी है, और वो ये भी वहाँ पे तर्क देंगे कि दहेज के केस भी सच्चे होते हैं, मेंटेनेंस के केस भी सच्चे होते हैं। लेकिन आपको कभी ये बातें नहीं बोलनी है। यदि आपके ऊपर झूठा दहेज का मुकदमा हुआ है, आपको यही बोलना है, चाहे मेरे को कोई लाख बार बोल दे कि दहेज का मामला सच्चा होता है, मैं कहता हूँ झूठा होता है, और आपको इसी के लिए लड़ना है। न्याय के लिए आजकल कौन लड़ रहा है? जज खुद भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भारत के संविधान में न्याय है ही नहीं, तो आप न्याय के लिए कहाँ लड़ रहे हो? न्याय शब्द कुछ है ही नहीं। आप न्याय को छोड़ दीजिए, आप अपने लिए लड़ो, सबसे ज़रूरी है। आपको अपने लिए लड़ना है, जब तक लड़ सकते हो लड़ो। जब तक आपको ये नहीं लगता कि यहाँ तक मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, तब तक आप लड़िए, न्याय को छोड़िए। आपको अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी है। यदि 100% है ना, आप उसमें 1000% दीजिए। 100% नहीं देना है, 500% या इससे ऊपर दो, मैक्सिमम 1000% तक दो, दिन रात एक कर दो। लेकिन आपको अपने लिए लड़ना है, ये सोच कर लड़ो, न्याय वगैरह के पीछे मत भागो। दोस्तों, साम दाम दंड भेद, जो तरीका मिले सब फैसला आपके फेवर में अदालत में होना चाहिए। नहीं होता है, ऊपर तक जाइए, आपको वहाँ भी फैसला आपके फेवर में होना चाहिए। ऐसी कोशिश कीजिए, न्याय के पीछे मत भागिए। अपने फेवर में फैसला चाहे वो अन्याय से भरा हो, लेकिन आपके फेवर में होना चाहिए, इस बात पर ज़्यादा जोर देना है। मैं अधर्म को जीतते नहीं देख सकता। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? मेरा नाम बदनाम होगा ना, तो हो जाने दो, परंतु मैं अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। आपको यहाँ पे जो लिंक है, लिंक में जाने के बाद में आप सपोर्ट लिखना पर्पज़ में, नीचे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और उसके बाद में जो भी आप अमाउंट देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और
यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको ऐसे कंटेंट्स और भी चाहिए तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, आपको पर्पज में सपोर्ट लिखना है और डोनेशन भी लिख सकते हो। जो भी आप देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि हमारी वेबसाइट का काम अभी चल रहा है लेकिन बजट बहुत ही ज़्यादा है, हम अपनी जेब से इतना नहीं दे सकते। सब एक फैमिली है, हो सके तो सपोर्ट कीजिएगा।